बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द्रुश्य पढ़ लो। अच्छा जी, लास्ट बच्चों हम लोगों ने कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था ये जी। नहीं, इससे पहले कुछ होमवर्क था। नहीं, इससे पहले कोई होमवर्क नहीं था। सनशाइन लिमिटेड, क्या ये मैं सॉल्व कर दूं आप लोगों के लिए या आप लोगों ने सॉल्व कर दिया? कर लिया? इसमें कोई मसला आया किसी को? ओके ओके, अगर आप कहते हैं तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ये। ठीक है। सेल्स स्टाफ की, हाँ जी, एडमिन में जाएगी। लेकिन यहाँ पे चेक करें कि मैंने शायद एडमिन क्या कैटेगरी शायद अगर बनाना चाहें बना लें, नहीं बनाना चाहिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट बनानी है या पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग या सोल ट्रेडर के अकॉर्डिंग हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पे कोई लॉ है ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई एडमिन मार्केटिंग की प्रॉपर हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। बस एडमिन को एडमिन में लिख दें। मैं कहता हूँ नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन फ्री है हम यहाँ पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। ठीक है जी। अगर आप मार्केटिंग को मार्केटिंग में ऐड कर दें, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर ना भी करें कोई भी टेंशन नहीं है। 2 बार एडमिन लिख दें, बस 2 बार एडमिन लिख दें, 2 बार मार्केटिंग लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। ये नन्हा मुन्ना सवाल है, ये करेंगे तो आपको लगेगा है माशाल्लाह ये तो 2 + 2 4 ही चल रहा है। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत हल्का फुल्का सवाल, मतलब ये तो आप लोगों ने आंखें बंद करके कर लेना है, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस में कर लेना है। ठीक है। सोया फ्राई लिमिटेड में इसमें देखें अगर कोई मुश्किल बात है, या मैं इसमें डिस्कशन कर दूं या सॉल्व कर दूं, या इसमें से हम डिस्कशन कर लें और बाकी आप लोग कर लेंगे जी, जैसे आप लोग कहेंगे। डिस्कशन कर लूं, बाकी आप लोग कर देंगे फॉर्मेट बना के। ठीक है जी। आ जाए ज़रा। सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कुकिंग ऑयल है। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल बनाती है हम जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू परचेज एंड ओवरहेड्स। कुछ परचेजेस किए हैं, कुछ हमारे पास ओवरहेड है। ठीक है जी। तो अब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ ली। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ के ना मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा मैंने क्या करना है। अब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका प्लान बनना जरूरी है। अगर प्लान होगा क्वेश्चन हल होगा, प्लान नहीं होगा क्वेश्चन कोई नहीं हल होने वाला। समझ लगनी मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे मुश्किल काम ये होगा, आगे अगला वो चलेगा कि सर ये क्वेश्चन को स्टार्ट करना कहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा। ठीक है जी। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट आपको या तो शुरू वाले पैराग्राफ में हिंट मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो हम देखिए मैंने सारी बॉडी को इग्नोर मारा है, मैंने पढ़ा ही नहीं है। अब मैं सीधा डायरेक्ट कहाँ जाऊँगा जी, रिक्वायरमेंट पे। और रिक्वायरमेंट को कम से कम 2 मरतबा पढ़ूंगा, कम से कम 2 मरतबा पढ़ूंगा, उसको समझूंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही मुझे डायरेक्शन बताएगा कि कहाँ जाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने सीधा जंप लगाई रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने बड़ी मेहनत करनी है, बड़ी मेहनत करनी है, बड़ी मेहनत करनी है। कुछ ऐसे आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि जिसमें रिक्वायरमेंट में 9 सवाल आने, 9 सवाल में से 7 सवाल ऐसे होंगे रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे आपको कहानी पता चल जाएगी ऊपर सवाल किस टॉपिक से आया, किस चैप्टर से आया, बल्कि किस टॉपिक से आया। आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा क्योंकि सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा यार इस टॉपिक में ये करना है, इंशाल्लाह आई विल डू। 100% तो कोई सवाल करना ही नहीं कि हमने 100% सवाल करना है, ना 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 ना, 90% 80% जितना हमें आता होगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, उस सवाल को वहीं छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे अगले सवाल पे मूव कर जाएंगे। हर एक सवाल को क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज नहीं करेंगे। मेरी बात अभी से याद कर लें, आपने सब कुछ टेस्ट पे अप्लाई करना है, मॉक्स में अप्लाई करना है, फाइनल में तो ये करना ही करना है। हम क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को हमेशा रिपीट कर, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को टाइम वाइज सॉल्व करेंगे। हाँ, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम वाइज। क्या हम हर एक क्वेश्चन को 100% करेंगे, ना 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 ना, उसका वक्त खत्म, सवाल हमारा खत्म। अगर वो 100 हो गया बड़ी अच्छी बात है, 95 हो गया छोड़ दूंगा मैं, 90 हो गया छोड़ दूंगा मैं, 80 हो गया छोड़ दूंगा, इवन के 60 भी हुआ तो छोड़ दूंगा मैं। अगर सर आधा सवाल छोड़ देंगे, हाँ छोड़ दें, क्योंकि उसके लिए जितना वक्त था अब जाया कर चुके, अब लगा चुके। इसका मतलब क्या, जितना आपको आता था अब लिख चुके हैं, आगे आपने बोगियां मारनी है, उसके नंबर तो वैसे नहीं मिलने।
नंबर मिलने नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का भी हक मारा जाएगा। फिर अल्टीमेट क्या होगा, एक पूरा 15 नंबर का सवाल, पूरा 12 नंबर का सवाल छोड़ के आ जाएंगे। ये सीक्रेट रेसिपी एमए को पास करने की, आप ऐसे करके देखिएगा। आप कहेंगे सर माशाल्लाह जितना जितना मुझे आता था उतना तो मैंने 100 कर लिया, पेपर मेरा पास हो गया। तो कितना आसान है पेपर पास करना। देखो जो मुश्किल है वो नहीं आता छोड़ दें, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हैं। आप ऐसा करेंगे, आपका देखना कि पेपर कितना वेल मैनेज हो जाता, और फिर आपके पास कुछ वक्त बच भी जाएगा जो कि मुश्किल सवालों पर आप तसल्ली से लगाएंगे। आप इस टेस्ट में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। टाइम वाइज चलेगा और कोशिश कीजिएगा कि हमारा पूरा सवाल हो जाए। अगर नहीं हो जाए तो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। आपने कहा पूरा तो मैंने करना ही नहीं था, मैंने तो करना 50 था, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं 80 तक पहुँचा दिया, मैंने तो चलना 50 तक था, 55 तक 60 तक था, ये तो 80 तक चलेगा, अच्छी बात है। तो कि टेंशन वाली बात है, 100% नहीं हुआ, करना ही नहीं है, 100 चाहिए ही नहीं है। आएगा कहता 100 चाहिए नहीं है, 50 चाहिए मुझे। तो अगर एक सवाल को मैंने 80% तक कर लिया, ये मेरे लिए बुरी बात, अच्छी बात? अच्छी बात है। 80% अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स होते हैं कि बुरे मार्क्स होते हैं? अच्छे मार्क्स होते हैं, हाँ। और बच्चा किस चीज़ की परेशानी लेता है, यार वो पूरा सवाल नहीं हल हुआ मेरे से, हम कहते करना ही नहीं है, अच्छी बात है तुमने पूरा नहीं किया। बात समझ आ रही है? हाँ, ये याद रखोगे। तो वही रिक्वायरमेंट कहते कहते मैंने खुद ही नहीं पढ़ी, रिक्वायरमेंट भी आ जाए। डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट्स ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज वुड अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं ना, कहता वो तो बना दो मुझे। तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, हमने क्या बनाना जी, कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या करेंगे जी, हम कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल हमें चाहिए। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब आप देखते हैं कि ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल किस पैटर्न पर दिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पैटर्न हुआ तो फिर हमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और अगर होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितने कमरों से आता है, 3 कमरों से आता है। पहला वाला कमरे का नाम मटीरियल, फिर उसके बाद दूसरे वाले कमरे का नाम प्रोडक्शन होता है। उस प्रोडक्शन में लेबर होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और FOH होता है। बात समझ आएगी। फिर फिनिश गुड वाला आ जाएगा। रॉ मटेरियल है तो उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा। वर्क इन प्रोसेस है यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्क काम होता है, काम होगा तो वर्क इन प्रोसेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंचने तक हम ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड भी प्लस माइनस करेंगे। ओपनिंग सारे के सारे ऐड होते हैं, क्लोजिंग सारे सारे माइनस होते हैं। इसकी रीजन मैंने आपको बता दी थी। डन जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इस तरह छोटी छोटी कहानियां दिमाग में रखेंगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका आंसर खुद ब खुद भागेगा। जैसे अभी हमने कहानी बताई, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्या, हमने कहा 3 कमरे, मटीरियल, लेबर, FOH, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है। देखो कितना आसान हो गया। अब बजाय इसके मैं आपको रट्टा लगाऊं, नहीं बच्चों इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये आएगा, रट्टा लगवाऊं तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इससे कितना आसान है। अगर कोई पूछे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्या, आप कहेंगे मटीरियल, लेबर, FOH, कहेंगे हैं बस हमने तो इतना लंबा फॉर्मेट सॉल्व किया है, इतना लंबा फॉर्मेट को रट्टा लगाया है। ठीक है, तो या तो रट्टा लगा के ज़्यादा मेहनत कर लो, या तो कॉन्सेप्ट सीख के कम मेहनत से वो चीज़ कर लो, ये आपकी मर्जी हुआ करेगी। ठीक है जी, अब आ जाएं। तो पहले हमें क्या ढूंढना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग में मटीरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर FOH। अब इन 3 चीज़ों को मैं ढूंढूंगा। ठीक है, अच्छा मटीरियल को ज़रा रेड कलर से लिख लेते हैं जी। तो रॉ मटीरियल परचेज कहाँ पर आएगा, मटीरियल में आएगा। डन जी। पैकेजिंग मटीरियल परचेज, पैकेजिंग मटीरियल परचेज कहता है डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट है। तो फिर ये कौन हुआ, डायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल? ये डायरेक्ट मटीरियल हुआ तो मटीरियल में जाएगा ये तो, हाँ ये तो डायरेक्ट मटीरियल तो मटीरियल में जाएगा, इनडायरेक्ट मटीरियल FOH में जाएगा। क्या ख्याल है, समझ आ रही मेरी बात जी? अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटेड टू रॉ मटीरियल एंड पैकिंग मटीरियल। और पैकिंग मटीरियल क्या है जी, 30% होगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे चल जाएगा, मटीरियल में चल जाएगा। ये भी मटीरियल में जाएगा क्योंकि पैकिंग मटीरियल परचेज है जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट है, यानी कि वो प्रोडक्ट का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं उसको, तो बना ले, हमने कहा कोई मसला नहीं, तो मटीरियल में चल जाएगा। यहाँ तो कोई मसला। अच्छा जी, ये अच्छी बात है। ऊपर डिटेल परचेज थी, और परचेज किसकी, मटीरियल की। तो परचेज किसकी थी, मटीरियल की थी। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, तीनों के तीनों मटीरियल में आ जाएंगे, तीनों के तीनों मटीरियल में आ जाएंगे। डिटेल ऑफ ओवरहेड, लो जी उसने बता दिया ओवरहेड, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये डायरेक्ट लेबर है? ओवरहेड है तो ओवरहेड ही है। क्लियर है? हाँ, अब इसमें ये हो सकता है
कि कुछ ओवरहेड फैक्ट्री के हों, कुछ हेड ऑफिस के हों। तो हम हेड ऑफिस वाले ओवरहेड को इग्नोर मारेंगे और सिर्फ फैक्ट्री के ओवरहेड्स को लेंगे, क्योंकि हमने क्या लेना है ओवरहेड में FOH, सिर्फ फैक्ट्री के ओवरहेड लेने हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके तो फिलहाल रेंट, वेजेस, अदर वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड, चारों के चार हमारा ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, वहां से हमें कुछ बात समझ लग जाएगी। कहता है द ब्रेकअप ऑफ रेंट, लो जी रेंट का ब्रेकअप आ गया। फैक्ट्री कितना है जी? 2000। अच्छा टोटल कितना है, देखो चेक करें, टोटल रेंट कितना है? 2700 है। तो 2000 किसका है? फैक्ट्री का। 2000 फैक्ट्री का, तो ये 2000 हम ले लेंगे, ये FOH आ जाएगा। कोई मसला इसमें? ये FOH में चले जाएगा। वेयर हाउस 50% रॉ मटेरियल का है, 10% किसका है? पैकिंग मटेरियल का है, 40% किसका है? फिनिश गुड का है। तो ये 40% वाला तो ले लूंगा मैं, ये तो हमारे गेम का हिस्सा नहीं है। और 50% ऑफ रॉ मटेरियल और 10% ऑफ पैकिंग मटेरियल, हाँ ये FOH में ले लूंगा। ये हमारे बच्चों किस में आ जाएगा? FOH में। इसका मतलब है कि टोटल मेरे पास ओवरहेड कितने हैं? 500। 500 में से फैक्ट्री के ओवरहेड कितने हैं? 50 और 10 60। तो क्या करूंगा? 500 का 60% ले लूंगा, ठीक है, जो कि मेरे पास 300 आ जाएगा। टेंशन ना लें, आसान कैलकुलेशन है। तो 5 6 30। डन जी, ये हमारे पास FOH। यहां तो कोई मसला? ओके फिर शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट, उसका खर्चा कितना जी? 200 का है जी। इसका क्या करेंगे जी? वेल डन, ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो इसको तो इग्नोर करूंगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनेगा। ये पता चलता है क्या लिखा हुआ है? शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आपको पता है हर एक ब्रांड की एक स्पेस होती है, ठीक है। कहते हैं भाई हमारी ना टॉप, हमारी प्रोडक्ट को ना फ्रंट में दिखाएं, कहेंगे भाई इसके पैसे चार्ज करेंगे हम, एडवर्टीजमेंट है ना ये। ओके अब ब्रेकअप ऑफ रेंट, ठीक है जी, ये रेंट का ब्रेकअप था। इसका मतलब ये है कि जब आप रेंट को पढ़ेंगे तो आप 2700 जज्बात में आकर नहीं लिखेंगे, 2000 लिखेंगे और 300 लिखेंगे, सिर्फ 2300 आएगा यहाँ से। सर बात समझ आ रही है? अच्छा तो इसका तरीका ये होता है कि जब आप ये सॉल्व करने लगे, एक बार अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर नज़र मार लें। अगर अदर इन्फॉर्मेशन है, ये सारी एडजस्टमेंट आपने सॉल्व करना अकाउंटिंग में सीखी हुई है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, तो एडजस्टमेंट को कैसे टैकल करना है ये आप लोगों को आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अगला मसला किसमें जी? सैलरीज एंड वेजेस में। ओके सैलरीज एंड वेजेस में देखते हैं कि हमारे पास क्या ब्रेकअप अवेलेबल है। अच्छा जी, ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, अदर वेरिएबल और फिक्स वेरिएबल, ये हमारे पास अवेलेबल है। पहला वाला देखते हैं जनाब, कहता है सैलरीज एंड वेजेस है हमारे पास कितना जी? 60% मैन्युफैक्चरिंग में और 40% एडमन में। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं जी? कॉस्ट ऑफ सेल। तो एडमन वाला तो हमारी गेम का हिस्सा नहीं है, इसको तो देखना नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है? ओवरहेड, सिर्फ FOH चाहिए, तो FOH हमें यहाँ से मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग से। ये मेरी बात समझ लगती है? अच्छा आगे चलते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक कितने हैं? 60% और 80% अदर वेरिएबल का, और फिक्स का कितना है? 60%। अब यहाँ पे एक स्टार स्टूर भी लगा हुआ है, ज़रा स्टार स्टूर को भी पढ़ते हैं। ये स्टार क्या कहता है हमसे? कहता है स्टार कहता है मैन्युफैक्चरिंग सैलरी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की सैलरी कितनी है? 60%। ऊपर देखें सैलरी एंड वेजेस है कितनी है, प्रॉपर सॉल्व ही कर देता हूँ मैं आपको। सैलरीज एंड वेजेस है कितनी है? 2500 है। अच्छा 2500 ये टोटल हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस है। कहता है मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज इंक्लूड 70% डायरेक्ट वेजेस, 70% डायरेक्ट वेजेस टू लेबर है वर्किंग इन अ फैक्ट्री विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हो गया 70% ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। 70% क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। अगर 70% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो याद है मटेरियल के बाद हमें क्या लिखना होता है? डायरेक्ट लेबर। वो डायरेक्ट लेबर यहां से मुझे मिली आके, तो कह सकता हूं कि ये जो 2500 है, ये जो 2500 है, इसके दो हिस्से हुए। नंबर 1 60%, नंबर 2 40%। ये जो 40% वाले बुजुर्ग हैं
ये कहाँ पर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में। फिर जो 60% वाले, इस हमने कहा था FOH जाएगा, लेकिन उसने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, स्टार लगा दिया। ज़रा गौर से बात सुन लें, देखें स्टार किसके ऊपर लगा हुआ है, स्टार किसके ऊपर लगा हुआ है, स्टार। तो स्टेरिक वाली बात मैं पढ़ूंगा इस 60% के लिए। तो 60% में उसने कहा भाई इसके 2 हिस्से कर लें आप। 60% में से जो 70% होगा वो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, और फिर 60 का जो 30% होगा वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। और हाँ, अगर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये FOH में जाएगी। 2500 का 60% लें, जरा 2500 का 60% लें, 1500 आया। 1500 का 70% करें, 1056, और 30% करेंगे। अच्छा 1050 है, ओके 1050 कर लेते हैं, 1050 कर लेते हैं। 30% करें ज़रा, 450, किधर लिखूँ मैं, 450, ठीक है। तो ये वाला कोई सीन आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर 1050 हो जाएगा और 450 इनडायरेक्ट लेबर FOH में चला जाएगा हमारा। डन जी, सब लिखते हैं मेरी बात? क्या वेरिएबल है ना, तो डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है ना, विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, ये कौन सा, ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा कहता है कि नॉन प्रोडक्शन लेवल इज 45,000 यूनिट पर एनम। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग कितनी है? अच्छा एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है जी? 40,000 यूनिट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज आर फॉलोज। अच्छा कहता है नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल 45,000 पर यूनिट पर एनम। कहता है नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली हम पर एनम पूरा साल 45,000 यूनिट बनाते हैं, नॉर्मली हम ये बनाते हैं, लेकिन इस साल हकीकत में कितने बनाए? 40,000 बनाए। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका कोई सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है यार। इसकी सीधी सी एग्जांपल, इसकी सीधी सी बात ये है, नॉर्मली हम ना मान लो 5 घंटे पढ़ते हैं, हाँ 4 घंटे पढ़े, तो हमने तो एक्चुअल को देखना है, एक्चुअल कितना हुआ हमारे पास, 40,000 यूनिट बनाए, ठीक है जी। नहीं, ऊपर ये जो बाइफरगेशन है सारी पैसों की है, ये यूनिट्स के बारे में बता रहा है कि हमने ना नॉर्मली 45,000 यूनिट बनाते हैं, अब की बार हमने 40,000 बनाए हैं। इससे आपको वैसे एक कहानी सुना रहा है फ्लो में, इसका ताल्लुक सवाल, क्योंकि सवाल में पैसे चलने हैं, यूनिट्स तो कहीं आना ही नहीं है। COGM में के यूनिट्स आने हैं, नहीं आने, पैसे आने हैं। मटेरियल कितने का खरीदा, लेबर को कितने पैसे दिए, FOH को कितने पैसे दिए, बस ये तो वैसे इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है जी? ओके अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, लास्ट में यूनिट्स में कुछ बातें नीचे उसने की हुई हैं, वो कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया जी ओपनिंग और क्लोजिंग। सो दैट्स 1 जनवरी 14 ये ओपनिंग आ गया और ये क्लोजिंग आ गया। तो यहाँ से आपको सारी इन्वेंट्री मिल जाएगी, ओपनिंग की, यहाँ से क्लोजिंग की। तो ये ओपनिंग का मटेरियल आ गया, ये रॉ मटेरियल, यानी कि मटेरियल हमारे पास 2 थे ना, तो ये मटेरियल आ गया, और ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री आ गई, और ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री। तीन इन्वेंट्री चाहिए होती है, तीनों हमारे पास है, तो तसल्ली है हमें। डन। लेकिन नीचे कुछ कहानी सुनाना चाह रहा है, कहता है गुड कॉस्टिंग 200,000। अच्छा सब कुछ रुपीस इन थाउजेंड में, सब कुछ रुपीस इन थाउजेंड में, आपने इसको गौर से देख लेना है, ठीक है जी। इसका मतलब जो 700 है, असल में 700 नहीं है, 700,000 है, ये 7 लाख है जी। कहता है गुड कॉस्टिंग 200, 2013 में 300 है, आर कंसिडर्ड एज ऑब्सलीट। इसका मतलब ये है कि एंड शुड बी फुली प्रोवाइडेड। कहता है गुड कॉस्टिंग 2 लाख, कहता है जो गुड्स है जिसकी कॉस्ट 2 लाख है, और 2013 में उसकी कॉस्ट क्या थी? 2013 में 3 लाख की, आर कंसिडर्ड एज ऑब्सलीट। कहता है वो क्या हो गई? ऑब्सलीट हो गई। तो कह सकता हूं ये जो 3 लाख है ये 2003 का क्लोजिंग है। ठहरो जरा, ऊपर लिखता नजर नहीं आ रहा। ये 2013 जो है
ये 2013 का क्या है जी, क्लोजिंग है, जबकि ये ओपनिंग बनेगा 2014 का। ऐसी है, ओके। गुड कॉस्टिंग, ये जो गुड कॉस्टिंग है, बता सकते हैं ये ऊपर वाली तीनों इन्वेंट्री में से किसकी बात कर रहे हो? गुड कॉस्टिंग का वर्ड लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली इन्वेंट्री में से किसकी बात कर रहे हो? ऑब्वियस बात है, फिनिश गुड्स है। सो दैट्स वाई उसने गुड्स लिखा हुआ है, मटेरियल गुड्स नहीं है, वर्क इन प्रोसेस गुड्स नहीं है, फिनिश गुड्स गुड्स है, यानी कि जो बन गई, हाँ बन गई। तो कह रहा 300 में से ऑब्सोलीट है, तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग है, ओपनिंग फिनिश गुड कितना आ रहा है 2962, कह सकता हूं इसमें से 300 तो ऑब्सोलीट हैं। अगर 300 ऑब्सोलीट हैं तो मैं ओपनिंग फिनिश गुड जब लिखूंगा तो 300 को माइनस करके लिखूंगा। यस और नो? बात समझ लेती मेरी? आगे देखते हैं वो क्या कहता है। अच्छा जी, आर फर्दर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इंक्लूडिंग कॉस्ट कितनी है जी, 75 विच वर डैमेज ड्यू टू फ्लड एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60%। ठीक है, आगे खैर उसने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ, शुली प्रोवाइडेड चलिए गुड कॉस्टिंग अगर ये 2013 की है तो ये जो 2 लाख होगी, यहाँ पे सेंटेंसेस में थोड़ी सी वीकनेस है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ये जो गुड कॉस्टिंग होगी जो कि ऑब्सोलीट हुई है, देखें ये 2013 में ऑब्सोलीट हुई है, तो हमारे जनवरी 2014 का स्टार्ट बनेगा, क्योंकि 2013 का स्टार्ट बनेगा। ये जो 2 लाख है ये हमारे पास 2014 का है, ये हमारा अपना ही है, ये हमारा अपना है। इसका मतलब ये है ये जो क्लोजिंग में 4162 पड़ा होगा, इसमें से भी तो कुछ ना कुछ ऑब्सोलीट हो गया होगा। जब पूरा साल पड़ा रहेगा, फिनिश गुड पड़ी रहेंगी, कुछ ना कुछ उसमें से भी तो खराब होंगी ना, क्या ख्याल है? तो 4162 में से ये 200 माइनस कर दो, यहाँ पे लिख लेगा कि ये हमारे पास जो है 2 लाख है, इसका ताल्लुक जो है 2014 से है, हमारे वाले साल से ताल्लुक है। पूरे साल पड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ तो खराब होती है ना चीज़ें। तो उसने कहा कि भाई ये 2 लाख की चीज़ें खराब होंगी। फिर वो कह रहा है फर्दर क्लोज। अब फर्दर का वर्ड मतलब, फर्दर का मतलब कब आता है? इसका मतलब पहले कुछ हुआ है ना, कि ये हो गया फर्दर ये भी हो गया। तो फर्दर कौन है? ये वाले बुजुर्ग। 2 लाख ऑब्सोलीट हो गया था, कहता ठहरो 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 ठहरो, ये तो हो गया था फर्दर। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इंक्लूड गुड कॉस्टिंग 75 विच वर डैमेज ड्यू टू फ्लड एंड कैन ओनली बी सोल्ड। अब यहां पर ना एनआरवी वाला मसला है, एनआरवी वाला मसला है, ये एनआरवी वाला मसला है। 75,000 वर डैमेज ड्यू टू फ्लड एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पे एनआरवी रिटर्न डाउन का कॉन्सेप्ट आया। एनआरवी रिटर्न डाउन, टेंशन ना ले, आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ाई है एनआरवी रिटर्न डाउन, पढ़ी हुई है जी। एनआरवी रिटर्न डाउन का मसला कब आता है? जब आपकी चीज जो है वो कॉस्ट से कम पर सेल हो, तो एनआरवी कम होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी। कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट कितनी है जी? मैं इसको बहुत डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं इसलिए इसको तरतीब से कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपके दिमागों तक पहुंच जाए। जब कंसेप्ट पहुंच जाए फिर बंदा डायरेक्ट खुद ही कर लेता है। कॉस्ट कितनी है जी इसकी? 75। और एनआरवी कितनी है जी? 60%। वो बेचा जाएगा किसने? 60% पे। किस पे बेचा जाएगा जी? एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ कॉस्ट। 60% ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही जी 60% ऑफ कॉस्ट के ऊपर बेची जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो कॉस्ट कितने जी? 60 और विच वर डैमेज, तो 60% पर वो बेची जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं 75 का 60% पर बेची जाएगी तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी होगी? फिर उसकी कॉस्ट कितनी होगी? यानी किस कॉस्ट के ऊपर वो पड़ा होगा? 40% में पड़ा होगा ना। 60% पर अगर मैं बेच दूंगा, जो 40% होगा वो मेरा एनआरवी लॉस हो जाएगा। और मेरा क्या हो जाएगा जी?
NRV लॉस हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? क्या हुआ? एक दफा दोबारा था। अच्छा जी, ये जो 75% है, अच्छा यहाँ पे हमने ये नहीं देखना, यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि फिनिश गुड्स को SOFP में किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है। अगर तो बात ये होती तो कॉस्ट इसकी ये थी। अब वैसे चले अभी कर ले, मैं आपको बताता हूँ अभी 75 का ज़रा 60% करें ज़रा, क्या आंसर आया? 45 ऐसी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट 75 वाली चीज़ है, मार्केट में कितनी की बेची जाएगी अब? 45 की। तो कितना नुकसान मुझे हो गया? 75 वाली चीज़ है, मार्केट में 75 से कम पर बेची जाएगी, तो ये NRV लॉस हो गया। ये क्या आ जाएगा? NRV लॉस हो गया जी। इसको इसमें से माइनस करें, कितना आ गया? 30 आ गया। इसका मतलब 30 का लॉस हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये 30 का लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक काम करें, जरा 75 का 40% करें, जरा करें। हाँ, बजाय इसके कि मैं इतनी लंबी ये कहानी लिखूं, बजाय इसके कि मैं इतनी लंबी कहानी लिखूं, तो क्यों ना मैं ये कर दूं कि भाई 75 वाली चीज थी, मार्केट में 40 की 60 की बिकेगी, इसका मतलब 40 का सीधा नुकसान हो रहा है। तो सिंपल ये नहीं है शॉर्टकट, इसका डायरेक्ट 40% लेके डायरेक्ट 30 आ जाए, और 30 मेरा NRV लॉस है। तो या तो मैं वो लिखूंगा या तो डायरेक्ट ये लिख लूंगा, इसलिए मैं करता 40%। क्लियर है? तो ये टाइम बचा रहा है हमारा, तो जहाँ जहाँ टाइम बचेगा वहाँ तो बचा लूंगा। तो ये NRV लॉस का सीधा शॉर्टकट है भाई। 75 वाली चीज़ है वो 100 पे पड़ी हुई है, मार्केट में कितने की बेची जाएगी? 100 वाली चीज़ 60 की बेची जा रही है, तो 40 क्या हुआ? मेरा नुकसान हुआ। तो बस वो NRV लॉस रिकॉर्ड कर लें बस। जी, इसका मतलब ये है कि डैमेज होने की वजह से हमें 30,000 का नुकसान होगा, क्योंकि ये फिनिश डैमेज होने की वजह से अब ये फिनिश गुड में नहीं पड़ा होगा, ये वहाँ से चला जाएगा, तो उसको वहाँ से निकालना है। नहीं निकालूंगा तो गलत है। इसका मतलब एक चीज़ डैमेज है तो आपकी किताबों में नज़र क्यों आ रही है? उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा ना। हाँ, वहाँ से निकालना पड़ेगा। जी, 4162 में से 200 ऑब्सलीट थे, वो डैमेज नहीं थे, वो ऑब्सलीट थे। ऑब्सलीट का मतलब कुछ और होता है, पड़े खराब हो गए, और ये फ्लड की वजह से डैमेज हुए हैं। ठीक है नहीं? तो 4162 माइनस करूंगा 200, फिर माइनस करूंगा 75 का 40% NRV लॉस। तो 4162 माइनस 200 माइनस 30 इज इक्वल टू जो भी बचेगा आपके पास। क्या मेरी ये वाली बात समझ लग गई? ठीक है, मेरा नहीं ख्याल और कुछ रह गया, बाकी इंशाल्लाह फड़का दोगे, सॉल्व हो जाएगा ना बाकी फॉर्मेट बना के। क्लियर? ठीक है, इसमें से देख लो कोई पॉइंट और पूछने वाला है तो पूछ लो। मेरे नहीं ख्याल कोई पूछने वाला है। इसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा सैलरीज एंड वेजेस वाला, और जिसमें 10% ये वाली बात थी। एक ये वाली, इसके ऊपर स्टार लगाना, इसको रिवाइज करना है। और लास्ट में ये जो लास्ट पैराग्राफ था, इसमें 2,14% 2014 का है, ये हमें नहीं पता चलना था। ठीक है, तो और इसमें से 75 का NRV वाला मसला आ रहा है, ये हमें अभी पता नहीं चलना था, लेकिन जैसे हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं फिर आप फ़ौरन इसको पिक कर लेते, क्योंकि भी हमने NRV का टॉपिक पढ़ना है। लेकिन आपने पहले IT में पढ़ा हुआ है, तो इतनी कैलकुलेशन तो कम से कम कर ही सकते हैं हम, इतनी तो कर ही सकते हैं हम, इतने तो गए गुजरे। डन जी, आगे चलें जी। ओके, फिर इन्वेंट्री हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस के लिए, हाँ ये हमने सॉल्व कर लिया था। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया था जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कौन कौन इन्वेंट्री में शामिल नहीं होगा, कर लिया था। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। सॉल्व किया था आप लोगों ने? नहीं, आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, सॉल्व करें जल्दी से। पार्ट ए सॉल्व करना है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी ऑफ हर एक मटेरियल का कॉस्ट पर केजी। कॉस्ट पर केजी कैसे आती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल केजी। कॉस्ट पर केजी कैसे आता है? हाँ, तो आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, उसको टोटल केजी से डिवाइड कर देंगे। और इफ फ्रेट इज अपोर्शन्ड ऑन बेसिस ऑफ इनवाइस प्राइस, यानी कि जो फ्रेट है
अब फ्रेट कितना है जी, कॉमन खर्चा है ना, उस कॉमन खर्चे को इनवाइस प्राइस के ऊपर सारों को थोड़ा थोड़ा बांट दूंगा। ए तुम्हारा फ्रेट इतना है, बी तुम्हारा फ्रेट इतना है, सी तुम्हारे हिस्से में इतना फ्रेट आएगा। क्या मैं बात समझा पाया कि नहीं आई? इससे अगली बात और समझाऊंगा ना तो समझो मैंने क्वेश्चन सारा हल ही कर दिया है। कोशिश करें, टेक योर टाइम, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम काम मैंने आप लोगों से करवाना है, क्योंकि प्रैक्टिस किसने करनी है? मैंने करनी है प्रैक्टिस, कहते हैं ना मैं कर देता हूँ। अच्छा करो फिर शाबाश। चलें ठीक है, बाकी करते हैं ज़रा सॉल्व। आ जाए ज़रा। जावा एंटरप्राइज रिसीव कंसाइनमेंट ऑफ January 15 फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल। तो 4 मटीरियल हैं जी हमारे पे, ए बी सी डी 4 मटीरियल हैं जी। इनवाइस प्राइस आ गए, इनवाइस प्राइस इज द परचेज प्राइस, उसके उनके केजीज आ गए। हाँ, टोटल फ्रेट पेड ऑन कंसाइनमेंट 350,000। टोटल कितना फ्रेट पे किया? ये टोटल फ्रेट है कितना? 350, ऑफ विच 20% शैल बी रिफंडेबल। कहता है 20% रिफंडेबल है, तो 20% को इग्नोर मारूंगा। इसका मतलब कॉस्ट का हिस्सा कौन बनेगा? 80%। कॉस्ट का हिस्सा कौन बनेगा? 80% बनेगा। तो ठीक है, 80% पर आ जाए फिर। सो 350 का 80% ले लें, 350 का 80% ले लें। सो 350,000 का 80% ले लेंगे। आंसर कितना आया? 280,000। अब ये जो 280,000 आया, अब इसको हमने क्या करना है? अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। अच्छा, अब ए कितना है? 5 लाख है। ए कितना है? 5 लाख है। तो अब इसमें ऐड करूंगा फ्रेट चार्जेस। क्या ऐड करूंगा? फ्रेट चार्जेस। अब ए के फ्रेट चार्जेस कैसे होंगे? इनवाइस प्राइस के ऊपर क्या करना है जी? हमने अपोर्शन करना है। तो जब भी किसी चीज़ को अपोर्शन करना होता है या उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो क्या करते हैं? गिवन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, अगर मुझे ए को अपोर्शन करना है तो ए का गिवन कितना है? इनवाइस 5 लाख। तो देखूंगा ये 5 लाख टोटल इनवाइस में से 5 लाख कितनी आई है, तो इन चारों को जरा ऐड करें तो आंसर कितना आया? आंसर आया 14 लाख। 14 लाख, इसका मतलब 14 लाख में से 5 लाख है। तो रेशियो कैसे बनेगी? 5 लाख ओवर 14 लाख, ये रेशियो बन गई। मल्टीप्लाई बाय ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मीन टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
सो 280 ने डिस्ट्रीब्यूट होना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 280,000 से, ये ए का प्रपोर्शन आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, 2,80,000 है तो उसमें से ए का कितना हिस्सा है, 14 में से 5 हिस्सा ए का है, तो ए को इतना फ्रेट चार्जेस चार्ज हो जाएगा। कितना बनता है जी? 100,000। 100,000, शाबाश। इसी तरह दूसरे का बता दें क्या बनता है। कुछ भी नहीं करना यार, 4/14 कर देना, बस 4/14 कर देना है, ये तो आता ही होगा आप लोगों को। तीसरे वाला डी वाला 40,000। $40,000 आ गया। यहाँ था कोई मसला? अच्छा जी, टोटल कॉस्ट इनकी आ जाएगी 5 लाख। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, आप तो डायरेक्ट कर लेंगे, बाकी डायरेक्ट हो जाएगा। तो 5 लाख और 1 लाख 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1500 कर लें, आंसर कितना आ गया? 400 बस 400। ओके, सो आंसर आ जाएगा ₹400 पर केजी। दूसरे वाला क्या आ जाएगा? 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2500। समझ आ रही है? आंसर क्या है? ₹192 पर केजी। 7 वाला हमसे आया। $360 डिवाइड बाय 2,000, और आखिरी वाला 240 डिवाइडेड 240 आ गया बस। तो पर केजी, कोई मुश्किल बात? चलो जी चलें आगे जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। मुजाब ट्रेडर स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन 1 जनवरी 25। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 2,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट वर इम्पोर्टेड। कितने यूनिट्स इंपोर्ट किए? वर इम्पोर्टेड इन 1 लॉट एंड फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। कह सकता हूँ नीचे वाले जितने भी खर्चे हैं वो सारे 20,000 यूनिट को इंपोर्ट करने का खर्चा है। ये हमने इंपोर्ट किया, यस और नो? ये जो 20,000 यूनिट मैंने इंपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट करने पर ये सारे खर्चे मुझे पड़ गए, यस और नो? ओके, फिर क्या पूछता है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर December 25 यूनिट आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री। कह सकते हैं ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, यस और नो? तो 2500 कौन है? सो दैट्स अ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। समय लगती है ना इसी बड़ी बातों में। अब देखते कहानी पूछना क्या चाहता है वो मुझसे। रिक्वायर्ड क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज December 25। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बता दें। क्या कोई मुझे बच्चा फॉर्मूला बता सकता है? क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे आएगी? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कोई फॉर्मूला बता सकते हैं कि क्या फॉर्मूला लगाऊं जिससे क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाए? आसान जवाब है इसका। चलो आ गया, कॉस्ट आ जाएगी, ये सारी कॉस्ट आ जाएगी। फिर क्या करूं मैं आगे? ये मैंने इसलिए सवाल पूछा ताकि इससे बाद जो मैं बात बताऊंगा ना, हाँ सर अगर हम ये सोचते तो हमारी जिंदगी आसान थी। कोई नहीं, ट्रेडिंग हो तो क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई मसला नहीं। हमें कौन सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। मैंने आपसे पूछा है ये जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कैसे कैलकुलेट करूँ?
क्या फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, या कैसे सॉल्व करूं, यहाँ तक कैसे पहुंचूं? ये वो बातें हैं। अब आपको देखो क्या नहीं मिल रहा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, वरना आप तो एक लम्हे में फड़का देंगे सवाल। अब स्टार्ट कैसे करना ये जाप पड़ा हुआ है, इसलिए तो हम रिक्वायरमेंट की ओर मेहनत करेंगे। अब ढूंढे स्टार्टिंग पॉइंट क्या, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा आप सवाल को चला नहीं पाएंगे। सोचे सोचे, आप सोच लेंगे, आप सोच लेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करें, आप सोच लेंगे। अच्छा छोड़ो, नहीं समझ लगती, कोई मसला नहीं है। ये सवाल आ गया, अब इसको कैसे हल करते, चलो ये बता दो। ठीक है, ये सब कुछ ऐड कर लिया, जब सब कुछ ऐड कर लिया होगा तो क्या आया होगा? हाँ हाँ, ठीक है, वेल डन। वो 20,000 यूनिट की कॉस्ट आ गई, सो दैट्स अ टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब बताएं इसके बाद आप क्या करते हैं? चलो ये कर लिया, इसके कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे माशाल्लाह, मिलेंगे। अगर 10 नंबर का सवाल है तो मान लो तकरीबन ये जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है, इसी को 7 नंबर मिल जाएंगे आपको, 7। हालांकि रिक्वायरमेंट तक पहुंचे ही नहीं है आप, लेकिन देखो अगर रिक्वायरमेंट ना भी है, अगर आपको पता चल गया कि मैंने वर्किंग में क्या करना है, अगर वो कर लें तो 10 में 7 नंबर मिल गए हैं। अब 3 नंबर के लिए रिक्वायरमेंट पड़ी रह जाएगी आपके लिए। अब जो अब आंसर करोगे उसको 3 नंबर भी मिल जाएगा, 10 पड़ा 10 मिल जाएंगे नंबर पूरे। टोटल कॉस्ट आ गई, अब बताएं इसके बाद क्या करेंगे? नहीं, वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, आगे आप कुछ सही बता रही थी। दोबारा बताएं जरा। ये 20,000 की यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। आप फिर आप कह रही हैं 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल लें, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कैसे आएगी? अगर इस टोटल कॉस्ट को 20,000 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब बताए इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आंसर आया। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे शुरू में इसका मतलब समझ लग जाए, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐसी आएगी, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट यानी कि यूनिट्स। अच्छा, यूनिट में आगे किससे मल्टीप्लाई है मुझे ये बताएं कि टोटल कॉस्ट आ जाए। टोटल कॉस्ट के लिए ये यूनिट्स है, यूनिट आगे किससे मल्टीप्लाई है कि टोटल कॉस्ट आ जाए? यूनिट, टोटल यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, यानी कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये तो रुपीस पर यूनिट से मल्टीप्लाई होना है। तो हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को देखकर यहां पे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हो तो गिवन थे 2500, अब मुझे क्या चाहिए? पर यूनिट चाहिए। अब आपने वो जो जवाब दिया था, अब देखो जब मैं ये फॉर्मूला लिख लूंगा कितनी कहानी क्लियर हो जाएगी कि मुझे तो पैसे पर यूनिट चाहिए, मुझे तो टोटल कॉस्ट चाहिए नहीं। डन जी? हाँ, ऐसे सोचना आप लोगों ने। चलो शाबाश। अब आप बताएं टोटल कॉस्ट कितनी है? मेरे साथ साथ कर ले, कोई मसला नहीं है, मेरे साथ साथ कर ले। आप लोगों ने बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या मैं 5 लाख लूं या इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है? 10% ट्रेड डिस्काउंट है, बताएं इसका क्या करूंगा? आग लगा दूं इसको, क्या करूं? 5 लाख लूं या क्या करूं? या 5 लाख का 90% ले लूं या 5 लाख ले लूं? क्यों 90% लूं? हाँ, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस में नहीं आता, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, माइनस कर दूंगा ना मैं। क्या ख्याल है, समझ लिखती हूँ? आंसर कितना आया? 450,000, यस और नो? 26,000 के बारे में ऐड, इग्नोर, माइनस, ऐड, 3 काम करने हैं, ऐड, इग्नोर, माइनस। बोले बच्चों, बाकी बोला करें ना यार, बाकी में सीखना नहीं, ऐड करेंगे। 70,000 इग्नोर, रिफंडेबल है, एलसी चार्जेस ऐड, फ्रेट चार्जेस ऐड, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू गोडाउन तक, कस्टमर तक नहीं, ऐड, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड कर देंगे, गोडाउन रेंट इग्नोर क्योंकि चीज़ें गोडाउन में आ गई हैं तो उसके बाद वाला रेंट है, फायर इंश्योरेंस ये बाद वाला एक्सपेंस है। तो सारों को टोटल कर लें, शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट
687,000 ये टोटल कॉस्ट है। अब इसको किस पे लिखना है, कॉस्ट पर यूनिट पे, कॉस्ट पर यूनिट पे। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, अगर इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि 20,000 की कॉस्ट थी, तो 20,000 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट्स आर कॉस्ट पर यूनिट। हाउ मच, 34.35। और अगर आपकी जगह मैं होता, मैं इतने लंबे डिज़ाइन कोई ना बनाता, मैं सिंपल ये करता 687,000, तुम पढ़े हो 20,000 तक, हमें ले जाओ 2500 तक, डायरेक्ट करके ठक करके आंसर आ जाता। कितना, 85875, बस जी। चलो जी, ये आ गया हमारे पास। इस सवाल में देख लो यार बच्चों को एक परेशानी, और अगर आपने ऐसे इस वाले से तरीके से करना है फिर ये से आ जाएगा 34.35, और इसका भी आंसर वही था कि 85875 आ जाएगा। ऐसे कर लो, जब ऐसे कर लो, जैसे आप लोगों को आसानी हो। जी, एनी प्रॉब्लम, चले आगे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये भी तो यही किया है ना, चेक करें, ये जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है, तो ये भी तो हमने यही किया है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने कैलकुलेट करना सिखाई है आपको। हाँ, अब ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को फर्दर कैलकुलेट करना सीखते हैं। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्लोजिंग में क्या पड़ा होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड पड़ा होता है। क्योंकि हमारा चैप्टर ही किसका है, इन्वेंट्री का है, और इन्वेंट्री रिलेटेड तो सिर्फ मटेरियल का, ये चैप्टर मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का नहीं है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में होगा, और अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे फिनिश गुड्स आ जाएंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इन्वेंट्री कौन सी होगी, रॉ मटेरियल। वैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी होती है, वर्क इन प्रोसेस भी होती है, फिनिश गुड भी होती है। हाँ, ये हमें पता ही है तीनों के तीनों। ठीक है, जबकि ट्रेडिंग बिजनेस की सिर्फ एक इन्वेंट्री होती है, वो कौन सी होगी। हाँ, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सिर्फ रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड की इन्वेंट्री। तो हमारे जो एग्जाम में सवाल आएंगे वो इन्हीं दोनों के आएंगे, या तो रॉ मटेरियल का होगा या तो फिनिश गुड का होगा, वर्क इन प्रोसेस का नहीं होगा। ओके, अच्छा जी, अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है बच्चों, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितनी वैल्यू का पड़ा हुआ, वह किस अमाउंट का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ। ठीक है, क्या 2,000 का स्टॉक पड़ा है, 5,000 का पड़ा है, 2 लाख का पड़ा है, वो स्टॉक किस अमाउंट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। क्या, कौन से तरीके होते हैं बच्चों, दो तरीके होते हैं। उन दो तरीकों से हम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 1, इफ डिफरेंट आइटम एग्जिस्ट इन स्टॉक, अगर हमारे स्टॉक में डिफरेंट आइटम एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर हमारे स्टॉक में डिफरेंट आइटम एग्जिस्ट कर रही हैं, तो बच्चों को टेंशन वाली बात नहीं होती, तो फिर इजी सीन होता है। फिर मिसाल के तौर पर हमारा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तो हमने कहा भाई चिकन पड़ा हुआ है, मान लो कि 25 kg चिकन पड़ा हुआ एट द रेट ऑफ 500 रुपये। फिर हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। फिर हमारे पास कुछ चीज़ पड़ी हुई है एट द रेट ऑफ ₹1000। अब जब डिफरेंट आइटम्स हैं, हर एक की डिफरेंट प्राइसिंग होगी, तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, चुपचाप मल्टीप्लाई करवाऊंगा और उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहां से क्वांटिटी आ गई डिफरेंट आइटम के लिए, यहां से रेट आ जाएगा, यहां से अमाउंट। अच्छा, ये सारा काम आप लोगों ने ITA में, अकाउंटिंग में, PRC में, चैप्टर नंबर 7 में सब सीखा हुआ। ये चैप्टर नंबर 7 वाला काम चल रहा है। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो मान लें हमारे पास हम क्या बनाते हैं जी, पिज़्ज़ा बनाते हैं जी, ठीक है जी। तो हमारे पास चिकन पड़ा हुआ है, चिकन चिकन कितने केजी पड़ा हुआ है, 15 केजी पड़ा हुआ है। 1 केजी चिकन कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल 600 का आ रहा है। तो कितनी अमाउंट का चिकन पड़ा हुआ जी, 9,000 रुपये का चिकन पड़ा हुआ है। कोई मसले वाली बात? अच्छा, फिर हमने कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्रेड पड़ी हुई है, ठीक है। ब्रेड फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रेड के 50 पीस पड़े हुए हैं और एक पीस ब्रेड का मान लो 100 रुपये का आ रहा है। तो ब्रेड कितने की पड़ी हुई हैं, 5,000 की पड़ी हैं। फिर मान लें हमारे पास चीज़ पड़ा हुआ है, चीज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 केजी चीज़ पड़ा हुआ है और 1 किलो चीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ 1,000 रुपये का है। तो कितना चीज़ पड़ा हुआ है, 10,000 का पड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे तो 24,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 24,000 है, ये 24,000 है, ये हमारे पैसे हैं। सो दैट्स द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने पड़े हैं, 15 केजी चिकन, 5 ये वाला, 10 ये वाला, ये यूनिट्स पड़े हैं। मेरी बात समझ लगी आपको, कोई मसला नहीं। इफ डिफरेंट आइटम एग्जिस्ट इन स्टॉक, अगर स्टॉक में डिफरेंट आइटम है तो सेपरेट रिकॉर्ड मस्ट बी मेड फॉर ईच डिफरेंट आइटम। हर एक आइटम का हम डिफरेंट जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि चिकन इतना पड़ा हुआ है, ब्रेड इतनी पड़ी हुई है, चीज़ इतना पड़ा हुआ है। मसला कब आता है, मसला कब हमारी ज़िंदगी में आता है, मसला तब आता है कि जब हमारे पास सिमिलर स्टॉक अवेलेबल हो जाए, जब हमारे पास सिमिलर स्टॉक अवेलेबल हो जाए। जब हमारे पास सिमिलर स्टॉक अवेलेबल होगा, अब फिर कौन सा स्टॉक किस अमाउंट पर पड़ा हुआ है, कहता है इसको फाइंड करना आसान नहीं है, इसको फाइंड करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर हमने हमारी शॉप है, उस शॉप में हम फ्राइज बेचते हैं। क्या बेचते हैं जी, फ्राइज बेचते हैं। अब फ्राइज एक सिमिलर प्रोडक्ट है। अब फ्राइज बेचने के लिए हम आलू ही खरीदेंगे और आलू ही बेचेंगे, आलू खरीद रहे होंगे, आलू बेच रहे होंगे, ठीक है, और हमारा बिजनेस भी यही है। अब जब हमने आलू खरीदे होंगे, ठीक है, अगर तो इन्फ्लेशन नहीं है, आलू सेम रेट पे खरीदें फिर भी कोई टेंशन नहीं है, फिर जो भी आलू पड़ेंगे सेम रेट पर होंगे, जितने आलू बचे होंगे मल्टीप्लाई वो रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सीधा सीधा सान काम है हमारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे तो नहीं होने वाला कि पूरा साल उस प्रोडक्ट का रेट ही चेंज ना हो। आपको पता है आलू पेरिशेबल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो राइट ऑब्वियस बात है उसका रेट सेम नहीं रहेगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे डेट आ गई और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी क्वांटिटी, फिर रेट और फिर इसकी अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? मान लें कि 1 जनवरी 25 है और हमने 100 केजी आलू खरीदे एट द रेट ऑफ ₹10 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू अमाउंट बनेगी। 1,000 रुपये के हमने आलू खरीदे, यस और नो। फिर हुआ ये कि 5 जनवरी को हमने 60 केजी दैट्स अ पोटैटो, सो 60 केजी इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिए ताकि वो क्या करे, इन आलू से फ्राइज बना ले।
ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्ड इशूड आता है। और अगर मान लो हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे होते तो 100 चीज़ें खरीदी, 100 में से 60 सेल कर दिया, फिर इशूड की जगह वर्ड सेल आता। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इशूड आता है टू प्रोडक्शन, और अगर फिनिश गुड होगी तो फिर सेल होगी कस्टमर को। इशूड और सेल इन दोनों का मतलब ये होगा स्टॉक जा रहा है, स्टॉक गोइंग, स्टॉक जा रहा है। स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक को ऐड करूंगा या स्टॉक को लेस कर दूंगा? स्टॉक गोइंग, स्टॉक जा रहा है, इशूड में भी जा रहा है और सेल में भी जा रहा है। स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक को कम करूंगा ना, मेरे से स्टॉक जा रहा है तो ऐड करूं या कम करूं? कम करूंगा। ठीक है जी, ओके, ये कहानी है। फिर आगे चलते नहीं। 10 जनवरी 25 आया, 10 जनवरी 25 आया तो मान लें हमने 50 किलो आलू खरीदे। लेकिन हाँ, अगर रेट सेम रखूंगा तो सवाल ही नहीं बनता, फिर तो आसान काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने कहा रेट बढ़ गया, अब 12 वाला रेट मिल गया मुझे, तो 50 × 12 करेंगे, 110, 60 आ गया, 600 आ गया जी। ओके, फिर एक और डेट कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं इसको ज़रा। 10 आ गया, फिर हम कर लेते हैं 12 जनवरी को हमने कितने के जी कितने इशू कर दें अब? 60 कर दें दोबारा, 60 कर देते हैं, 60 kg दोबारा कर देते हैं, 60 kg ये इशूड कर दे दोबारा, हमने 60 kg इशू कर, डन। बस यहाँ तक ब्रेक लगा लेते हैं, क्लियर? अच्छा जी, अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या फाइंड करनी है? रिक्वायर्ड है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, ये हमारे पास सवाल है। अब ये सवाल दो तरीकों से सॉल्व होता है। अब मुझे ये बताएं कि सादी सादी से बात करते हैं, 100 और 150, 100 और 50 टोटल परचेज कितनी है? ये देखो ना, 100 और ये 50 टोटल परचेज कितनी है? 150 की। 60 और 60 120, तो 150 में से 120 चला गया। इन्वेंट्री तो पक्की बात है 30 की बढ़ी हुई है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, इसमें तो कोई दूर दूर तक शक है ही नहीं है कि हमारे पास हमारे पास इन्वेंट्री इन यूनिट्स कितनी पड़ी है, इन क्वांटिटी कितनी पड़ी है। तो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है जी? हाँ, 30 की पड़ी है। अगला सवाल ये कि क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मुझे फाइंड करनी है, ये इसका फॉर्मूला ये होगा कि क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट। असल मुसीबत है ये रेट की, कि रेट क्या होगा। क्लोजिंग यूनिट्स तो मुझे पता है कि 30 हैं, वो तो मैंने सीधा सीधा ज़बानी कलामी हिसाब लगा लिया, पर रेट कौन सा होगा? मसला सारा इस ज़्यादा का, इस सारे रेट का मसला है, इसका रेट का मसला है। क्या ये 30 10 वाला पड़ा है या 12 वाला पड़ा है, यह हम पक्का नहीं बता सकते। तुक्का लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, पर कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ, अब ये रेट कौन सा होगा? अब इसको जानने के लिए बच्चों हमारे पास दो तरीके होते हैं। अकाउंटेंट ने कितने तरीके बताए? दो तरीके बताए। या तो फाइफो मेथड यूज कर लो, या तो इसके लिए एफको मेथड यूज कर लो। बस एक मेथड यूज करना, फिर उसी को बार बार चलाते रहना, बदलते नहीं रहना। कभी दिल किया फाइफो लगा लिया, कभी दिल किया वेटेड एवरेज लगा लिया, ऐसे हरकत नहीं करनी। वंस यू सिलेक्टेड फाइफो तो थ्रू आउट फाइफो लगाना है, वंस यू सिलेक्टेड एफको तो थ्रू आउट एफको ही लगाना है।
बात समझ लगी, ताकि आपकी अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी रहे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कौन सा मेथड यूज करना ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई लॉ आपको गाइड नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स देखते हैं कि आपके पुराने बुजुर्ग क्या करते आए हैं, तो आप भी वो कर ले, ठीक है जी। ओके, अब रेट क्या होगा? अब रेट दो तरह से हो सकता है। अब ये रेट दो तरह से आएगा, या तो आप ये रेट फाइफो के तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो ये रेट आप एफको के तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चले, हमने कहा चेक कर लेते हैं कि फाइफो से आंसर क्या आता है और एफको लगाएं तो एफको से आंसर क्या आता है, ठीक है। हमारे सिलेबस में परपेचुअल सिस्टम आपने इन्वेंट्री पढ़ोगे कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है, जो हम इन्वेंट्री की वैल्यू करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, वो हम फाइफो मेथड से करते हैं और वेटेड एवरेज से करते हैं। फिर इसमें दो तरीके हमारे पास आए, दो सिस्टम आ जाते हैं, एक परपेचुअल सिस्टम के अंडर करते हैं और एक पीरियोडिक सिस्टम के अंडर करते हैं। हमारे सिलेबस में पीरियोडिक सिस्टम नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ परपेचुअल है, हम परपेचुअल से करेंगे। लेकिन पीरियोडिक से मैं आपको एक सवाल कर दूंगा, अगर पीरियोडिक खुदा ना खास्ता कभी भूले भटका आ जाए तो हमें पता हो क्या करना है हमने। क्लियर? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले फाइफो पीरियोडिक, फिर फाइफो एवरेज। डन जी? तो इसको सॉल्व करेंगे फाइफो पीरियोडिक से। आपको पता आई कैप कहते हैं ये शामिल नहीं है, लेकिन कभी कभार भूले भटके से वो चीज़ आ जाती है, तो फिर हमें उसका पता होना चाहिए। फाइफो पीरियोडिक करेंगे जी, और फिर एफ को पीरियोडिक करेंगे जी। ये पीरियोडिक बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। पीरियोडिक सिस्टम क्या कहता है, बताएं क्या कहता है? हाँ, एट द एंड ऑफ द पीरियड में जाएंगे और दरवाजा खोलेंगे गोडाउन का और गिन के आ जाएंगे सारी चीजें कितनी पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। आए जरा, फाइफो में आपको पता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसकी इसलिए ऑब्वियस बात है, अब जो क्लोजिंग स्टॉक ये 30 के यूनिट्स पड़े होंगे, ऑब्वियस बात है ये 12 में से पड़े होंगे, सीधी सी बात है सीधी सी बात है, क्योंकि 10 पहले आया होगा, ये पहले जाएगा। इसका मतलब है कि ये 100 थे, 100 में से 60 चले गए तो 40 रह गए होंगे, 40 यहाँ से रह गए होंगे 10 वाले, और 50 बार जबानी करवा रहा हूँ, पहुंच रहे मेरे साथ। 100 दोबारा 100 10 वाले पड़े थे, 100 में से 60 चले गए तो 40 10 वाले रह गए, और फिर 50 12 वाले आ गए। तो अब मेरे पास स्टॉक में दो चीजें पड़ी हैं, 40 नन्ना मुन्ना लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 40 10 वाला, 50 12 वाला, फिर ये 60 गए होंगे। जब ये 60 गए होंगे तो पहले ये 40 गए होंगे, और यहां से 20 गए होंगे, तो यहां से 50 में से 30 12 वाला रह गया होगा। ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई, सीधी सी बात है, फाइफो में पहला वाला चले गया होगा, जो 30 बचे होंगे 12 में से बचे होंगे। डन? तो सीधी सिंपल इज दैट। तो फाइफो में जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे वो 30 बचे थे और वो 12 वाले बचे थे। आंसर कितना आया? 360। डन जी? कोई मुश्किल वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? अच्छा, और अगर मैं यही सवाल वेटेड एवरेज से करूं, अगर हम यही सवाल वेटेड एवरेज से करें तो कैसे करेंगे जी? आइए जरा, अब एफको के लिए मुझे एक एवरेज रेट लेना पड़ता है। एवरेज रेट कैसे आता है? जितनी भी परचेजेस होंगी उन सब का टोटल करेंगे, वे एवरेज रेट लेना है, यानी कि पर यूनिट लेना है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट करूंगा तो एवरेज रेट आ जाएगा। तो एफको में मुझे चाहिए होता है एवरेज रेट। क्या चाहिए होता है? एवरेज रेट चाहिए होता है। एवरेज रेट कैसे आता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। प्रॉपर लिख लेता हूं मैं, जरा ठहरे जरा। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। और अगर हमारे पास कोई ओपनिंग भी है तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। ओपनिंग के यूनिट्स कॉस्ट आती है ऊपर बच्चों, ओपनिंग के कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेज कॉस्ट जमा परचेज यूनिट्स। तो ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट ओवर टोटल यूनिट, और यहां से हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा जो कि पर यूनिट कॉस्ट होगी।
क्लियर? चले आ जाए ज़रा। अच्छा आप बताएं मेन क्वेश्चन के ऊपर ही डायरेक्ट कैलकुलेशन करवा दूं या इनको ज़रा साइड पे लिख लें दोबारा? इधर सही है, समझ लग जाएगी। ओके, फिर 1000 को और 600 को दोनों को जमा करें, आंसर कितना आ जाएगा? 1600। 1600 क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। और फिर 100 को और 50 को जमा करें, कितना आ गया? 150। और 1600 को और 150 को दोनों को डिवाइड कर दें, 1600 को और 150 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 10.7। तो 10.7 दैट्स माई एफ को, ये मेरे पास वेटेड रेट आ गया। तो अब इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? 300 यूनिट, 30 यूनिट थे, रेट क्या बना आज? 10.7। आंसर कितना आया जी? 321। तो 321 क्लोजिंग स्टॉक आया एफको के साथ, जबकि 360 आया था, 360 आया था फाइफो पीरियोडिक के साथ। तो ये फाइफो पीरियोडिक हो गया और ये एफ को पीरियोडिक हो गया। यहाँ तक देख लें, कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बता दें। जी बच्चों, जहाँ तो कोई परेशानी? चलें, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यहाँ से एक बात एमसीक्यूज मुझे मिल सकता है अच्छा सा, एक थेरी वाला। इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से मुझे एक थेरी का एमसीक्यूज मिल सकता है एक। वो एमसीक्यूज क्या मिलेगा इन दोनों को कंपेयर? मिसाल के तौर पर एट टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, अगर हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक अंडर फाइफो क्लोजिंग स्टॉक अंडर फाइफो जी ग्रेटर होगी एफको से। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। वो 360, वो बेचारा 321, ये 360, ये 321। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो फाइफो के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आएगा। अगर फाइफो के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आएगा तो कह सकता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन है तो फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा, फाइफो का प्रॉफिट भी ज़्यादा और फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल कम। यस और नो? सो क्लोजिंग स्टॉक अंडर फाइफो ज्यादा, फिर उससे क्या होगा? प्रॉफिट फाइफो का भी ज्यादा। और क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल फाइफो की कम होगी। ये यहां से एमसीक्यू आ सकता है। और अगर इसको ओपनिंग तक लेके जाऊं तो क्लोजिंग स्टॉक फाइफो का ज़्यादा, अगले साल यानी कि सुबह फाइफो का ओपनिंग ज़्यादा तो प्रॉफिट कम, कॉस्ट ज़्यादा। डन जी।
क्लोजिंग का और ओपनिंग का तो इन्वर्स रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। और क्लोजिंग का प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन बनता है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और क्लोजिंग का और कॉस्ट ऑफ सेल का इन्वर्स होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला बच्चों जी? चले, अभी तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही ना? आसान सा, ठीक। अच्छा जी, यहां से आपको एक और चीज सिखाता हूं जरा। फाइफो का क्लोजिंग कितना आया? 360। क्लोजिंग कितना आया? 360, ऐसी? ओके। अगर मैं छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, तो बताएं कॉस्ट ऑफ सेल किसके इक्वल होता है? कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो? ये होता है, ओके। ओपनिंग हमारे वाले सवाल में नहीं है। परचेजेस है कितनी परचेज की है? 1600 की परचेज की है, 1600 की परचेज की है टोटल। यस और नो, यस और नो? 1600 की परचेज की है, ऐसे। अच्छा, उसमें से क्लोजिंग कितना आ गया? 360 का। फाइव देखें, 360 का क्लोजिंग आ गया। तो 1600 में से 360 माइनस करो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग कितनी बचेगी? करें जरा। 1240, 1240। अब एक मैजिकल बात बताऊं आपको, जादू दिखाऊं? ये चेक करो, अगर आप ये जो 600 है, ये जो 60 है, ये 60 किस हिसाब से गया था? ये वाला, इस वाले 60 की बात करो। ये 60 जो किस हिसाब से गया था? 10 के हिसाब से गया था। बात समझ आएगी? बात समझ आ गई? ये 60 10 के हिसाब से गया था। फिर ये वाला 60 जो जब ये इशूड हुआ था, ये कैसे इशूड हुआ था? इसमें दो मसले आए थे। ये तब इसका फायदा होता, ये जो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये परपेचुअल से कर रहा हूँ, अगर परपेचुअल से कर रहा हूँ। ये जो 60 गया, ये जो 60 गया था, ये किस हिसाब से गया था? तो जब ये 100 में से 60 चला गया था तो इसके बाद 40 बच के होंगे, फिर 50 नहीं आया। जब ये 60 गया होगा तो पहले इस 60 में से 40 10 वाला गया होगा, और फिर 20 12 वाला गया होगा। कितना आंसर है? 240। और यहां से 60 इंटू 10 किया तो 600 का यहां से इशूड हुआ। ये 600 400 240 को तीनों को ऐड करूंगा तो ये 1240 ही बनेगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल है। तो यहां से आप बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी इशूड हैं, अगर इनको इकट्ठा करूं तो ये बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल, या कॉस्ट ऑफ इशूड बनता है, या कॉस्ट ऑफ सेल बनता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल यहां से अगर परचेजेस माइनस कर दूं तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग आ जाएगा। तो ये यहां से इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, पता चल सकता है मेरा सारा सवाल सही है क्योंकि हमने रेक्टिफाई कर लिया। ये हमने सॉल्व कर लिया, और ये हमने क्या देखा कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की, अच्छा हमने क्या सीखा, ये जब हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट है फिर कोई टेंशन नहीं, फिर एफको नहीं, फाइफो नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। सिंपल, हर एक क्वांटिटी उसको रेट, हर एक क्वांटिटी उसको रेट से मल्टीप्लाई करना और लिख लें, खत्म कहानी। मसला कब आया? जब हमारे पास सेम प्रोडक्ट है विद सेम प्राइस भी होती तो कोई टेंशन ना होता। तो मसला कब आया? सिमिलर आइटम एग्जिस्ट इन स्टॉक विद डिफरेंट प्राइस। इफ सिमिलर आइटम एग्जिस्ट इन स्टॉक विद डिफरेंट प्राइस, और प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फाइफो और एफको का केस है, और फाइफो और एफको को मैंने दो तरीकों से पीरियोडिक से करवा दिया। अब हम परपेचुअल से सीखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इनको परपेचुअल से सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नोट देखते हैं। नोट, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज अज्यूम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन।
अगर अगर एग्जामिनर खामोश है और एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे करनी है, फाइफो से करनी है तो एफको से करनी है, तो हम क्या करेंगे, फाइफो यूज करना है। वैसे एफ को भी यूज कर सकते हैं, एफ को भी आसान होता है। बल्कि फाइफो से ज़्यादा जो आसान है वो एफ को है। फाइफो इतना आसान नहीं है, फाइफो में ज़्यादा सोचना पड़ता है। एफ को में एवरेज रेट ले ले और बस ज़िंदगी आसान, ठीक है। सो इसको मैं ज़रा चेंज करवा देता हूँ। इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज एज्यूम एफ को कर लें, एफ को आसान है। इसको क्रॉस कर लें और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को क्रॉस करके लिख लें, या वैसे लिख लें, जब नोट्स होंगे तो उसमें फिर लिख लीजिएगा ये। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम एफ को यूज़ करेंगे। नॉर्मली किताबें एफ को ही यूज़ करती हैं, नॉर्मली किताबें एफ को यूज़ करती हैं क्योंकि उसमें किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के टाइम पर एफ को इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि सारा प्राइस कम प्राइस ज़्यादा होकर एक एवरेज प्राइस बन जाती है। और फाइफो जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट शो करवाता है, फाइफो उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम एफ को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम जी। इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया दो तरह का होता है। एक होता है पीरियोडिक, हमने पीरियोडिक से तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया। पीरियोडिक क्या होता है, हम फिजिकल स्टॉक काउंट करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। नो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज, तो फिजिकल स्टॉक काउंट करते हैं सिर्फ हम जाकर। फिर वहाँ पर एक परपेचुअल सिस्टम होता है, वो क्या होता है, जो हम डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक हमारे पास सॉफ्टवेयर का नाम है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये सारी की सारी हमारी इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है, कितनी इन्वेंट्री आ रही है, जा रही है, किस अमाउंट पर आ रही है, किस अमाउंट पर जा रही है, कौन ऑब्सोलीट हो गया, कौन ड्राइंग, सारी इन्वेंट्री को ये हमारा मैनेज करता है ERP सिस्टम, ठीक है जी, क्लियर। पीरियोडिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, अब परपेचुअल से करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 आसान है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये नन्ना मुन्ना सा सवाल है, इसमें मेरा निकल को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये होमवर्क में कर लीजिएगा, आसान सा सवाल है क्योंकि मैंने करवाना मुश्किल, जिसमें है सेल भी हो, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स आ जाए, फायर आ जाए, थेफ्ट आ जाए, सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं, इसमें सिर्फ चीज़ें खरीदना और बेचना है। ये देखिए इसमें क्या है जी, परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ख़त्म कहानी, कोई वैरायटी नहीं है। इसलिए आप लोग ये प्रैक्टिस में अपने होमवर्क में कर लीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, आपने परपेचुअल से करना है, ये परपेचुअल से करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट वो नहीं बता रहा है तो फिर भी करना परपेचुअल से है। और अगर क्वेश्चन में डेट्स आ रही हैं डेट वाइज, इसका मतलब है हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक में डेट का हिसाब नहीं आ रहा है जा रहा है, बस हम लिखते हैं भाई इतना खरीदा इतना बेचा, इतना खरीदा इतना बेचा। तो अगर डेट साथ चल रही हैं तो इसका मतलब परपेचुअल सिस्टम चल रहा है। तो आपने सिर्फ किससे करना है जी, परपेचुअल से करना है, ठीक है जी। तो आपने परपेचुअल से करना है, ठीक है। वो पीरियोडिक वाली जो हमने एग्जांपल की बस उसको माइंड में रख लिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में करेंगे, ये 2 सवाल होमवर्क में करेंगे। आपको पता है हमारी क्लास की ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो रोज़ काम पेंडिंग होते रहेंगे, तो फिर आपके लिए काम को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे, रोज़ मैं दूंगा,
फिर मैं आपको सैटरडे ऑफ कर दिया करूँगा, क्योंकि जो हमने अपना गोल अचीव करना है हम कर पाएंगे उस पेस से। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर मैं सैटरडे ऑफ नहीं करूँगा, फिर उसी दिन ऑन करके भी सारा काम करवाऊँगा मैं। ठीक है, ये आप लोगों को भी डिसाइड करता है। ठीक है क्योंकि अगर सारा हफ्ता पढ़ेंगे, इतना कुछ करेंगे, संडे वाले दिन फिर आपने रिवीजन करेंगे, तो संडे वाले दिन बाकी भी काम होते हैं, बाकी भी 100 काम करने होते हैं, चीज़ें देखनी होती हैं, फिर उस दिन दोबारा पढ़ेंगे, फिर ऐसे लगेगा आप रोबोट बन गए। इसलिए सैटरडे संडे मैं ऑफ रखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा संभलने का टाइम मिले। सैटरडे को बैठ कर पूरा के पूरा हफ्ते का काम समेट लें, आप चीज़ें रिवाइज़ कर लें, संडे को आप रिलैक्स कर लें। ठीक है, या थोड़ा बहुत काम कर लें। और अगर आप काम मुझे लगेगा नहीं नहीं मैं जो दे रहा हूँ आप कर ही नहीं रहे, अब कर ही नहीं रहे, तो फिर मेरी छुट्टी का मतलब क्या है, मैं अपना एक दिन ज़ाया कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों ने भी ज़ाया ही करना है। तो फिर उससे बेहतर है मैं पढ़ा ना लूँ, फिर मैं काम ना करवा लूँ अपना। ठीक है, फिर मैं बैठ के प्रैक्टिस करवा लिया करूँगा आपको, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें कैसे चलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे क्लास में, और अगर आप चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट ऐसा चले कि आप खुश रहें इस सब्जेक्ट से, सर क्या सब्जेक्ट है, ज़बरदस्त समझ आती है, कोई मसला ही नहीं आ रहा सर, क्या कमाल का सब्जेक्ट है, एम ए कैफ 5 इतना मुश्किल, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ये तो मेरे सबसे अच्छा चल रहा है। अगर आप ये रोज़ साथ साथ काम करते रहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप इसमें इतना खुश रहेंगे, आपको सब आता होगा, फिंगर टिप्स पे चीज़ें होंगी आपसे, आप पास पेपर ऑटोमेटिकली आपसे खुद सॉल्व हो रहे होंगे। और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि पास पेपर ज़बानी सॉल्व कर लिया जाए, आपसे हो रहे होंगे। 100% नहीं होंगे, पक्की बात है, लेकिन 80%, 70%, 75% तक आप पहुंच रहे होंगे, 90% तक पहुंच रहे होंगे आप, प्रोवाइडेड ये, क्योंकि ये जो काम करवा रहा हूँ ये करेंगे तो पास पेपर आप खुद ब खुद कर लेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ ही नहीं कर सकते, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर तो बात समझ आ रही है। मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लूँ, जितना मर्जी आपको अच्छा इस तरह नहीं सवाल इस तरह कर लो, वो फिर मैं ही बेहतर होता रहूँगा, वो मेरी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप कब बेहतर होंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। डन जी, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, सिर्फ एक कर पाऊंगा, फाइफो परपेचुअल और एफ को परपेचुअल को हम इंशाल्लाह ताला कल के लिए देख लेंगे। आज हम फाइफो परपेचुअल करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम एफ को परपेचुअल कर लेंगे। अभी इतना मेरा नहीं ख्याल के टाइम होगा कि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है जी। ये एक सवाल कंप्रिहेंसिव सवाल है, इसमें सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न है, डिफरेंट डेट्स के ऊपर है, और इसके अंदर देखो आग भी लगी, गुड लॉस बाय फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, तो फुल फ्लैज ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा विद ऑल वेराइटीज। ठीक है, इसमें सारी वेराइटीज हैं। तो ये वाला सवाल जो है हम कर लेते हैं, फाइफो परपेचुअल से करूंगा, और कल इंशाल्लाह ताला इसको फाइफो एफ को परपेचुअल से कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है जी फाइफो परपेचुअल, ये आप लोगों को आता है, या आप लोगों ने अकाउंटिंग में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, अभी हम सीख के जाएंगे। मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करवाता हूँ। आपको पता है इन्वेंट्री के शायद हो सकता है आप लोगों ने 3 कॉलम से सीखा हो। ठीक है, एक सबसे पहला रिसीट वाला कॉलम जिसको परचेज वाला कॉलम कहते हैं, फिर इशूड यानी कि सेल वाला कॉलम, फिर बैलेंस वाला कॉलम। ऐसे मैं इस सारे सवाल को जब मैं PRC 1 पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग जब मैं पढ़ाता हूँ, उधर भी मैं 1 कॉलम को लेकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे इधर भी 1 कॉलम को लेकर चलना होता है। तो 1 कॉलम में जरा हमारा वक्त बच जाता है। ठीक है जी, तो हम अभी भी क्या करेंगे, 1 कॉलम के साथ मूव करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, आ जाए जरा, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जी, डेट, डेट्स जरूरी होता है परपेचुअल में, क्योंकि चीज़ें वापस भी करनी है हमें, तो हमें डेट्स लिखना ज़रूरी है, ताकि जिस डेट पे खरीदी हो उसी डेट पे हम जाके वापस करें जाके। डेट आगे, डिस्क्रिप्शन आगे, और उसके बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट, और अमाउंट में हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, और फिर रेट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे पैसे आ जाएंगे। ठीक है जी,
चलें सबसे पहले आ जाए, वन बाय वन चलते हैं क्वेश्चन में, मेरे साथ साथ रहिएगा। जहाँ से आपको लगे समझ नहीं आ रही, अच्छा एक काम आप लोगों ने करना है, हो सकता है कि आपको मेरे साथ साथ शायद समझ ना आए और आप पीछे रह जाएं, तो आपने मुझे आगे जाने नहीं देना, आपने रुक जाना। आपने कहा सर यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, पॉज लेते हैं जी, थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, चीज़ों को संभालते हैं, फिर सर आगे चलते हैं। मुझे ये सवाल कंप्लीट करवाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सवाल समझाना है। किसको जी? अपने आप को समझाना है मुझे। किसको समझाना है? आप लोगों को समझाना है। और अगर जहाँ से आप लोगों को समझना है तो क्या करेंगे आप लोग? आप कहेंगे सर नहीं, आपने कहना सर नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको हमारी लाश में से गुजरना पड़ेगा। फिर मैं गुजर जाऊँगा, मैंने कोर्स कंप्लीट कराना है ना, फिर मैं गुजर जाऊँगा। नहीं गुजरूंगा, नहीं गुजरूंगा मैं, फिर इतना तो आप लोगों का इकराम कर ही लूँगा, फिर मैं रुक जाऊँगा। अच्छा अब इतना कह ही रही है तो फिर मैं रुक ही जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो आप लोगों ने मुझे आगे जाने नहीं देना। आपने कहा सर प्लीज़ थोड़ा सा रुकते हैं सर, सांस लें, हौसला रखें ज़रा, कल भी पढ़ना है हमने। ठीक है जी, तो फिर मैं रुक जाऊँगा। समझ लगी रही? कह सकते हैं जी, शर्म तो नहीं आएगी? ठीक है, शर्म आएगी जी कि अब उस्ताद को रोक रहे हैं हम। ठीक है जी, हाँ। आप कह सर इंशाल्लाह थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, पहले वाला क्या है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा बच्चों? 200 का। ओह, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ठीक है, परपेचुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जब आप पीरियड एंड पे पहुंचेंगे ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। अच्छा, पीरियड एंड को गोली मारे, अब हर दिन का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, हर दिन का, क्योंकि जो परपेचुअल सिस्टम होता है वो बैलेंस के साथ चल रहा होता है, एक एक दिन का क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रहा होता है। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं जी और इसको कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं अगर हो जाए। ओपनिंग स्टॉक 222 के हिसाब से, डेट क्या जी? 1/10 से जी। ओके, सो डेट आ गई 1/10। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगा? ओपनिंग स्टॉक है कितना जी? 200। रेट क्या जी? 22 वाला। एक बच्चा जल्दी से कैलकुलेशन करवाते रहे जरा, कितना जी? बहुत अच्छे, 4400। तो मैं डिफरेंट परचेजेस को ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, सेल को रेड से लिखूंगा, बैलेंस को ग्रीन से लिखूंगा, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ों को पहचानना ज़रा इजी हो जाए। उसके बाद क्या हुआ जी? 2/10 को परचेज किया, 500। 2/10 को परचेज किया 525 के हिसाब से। आंसर बताएं क्या आएगा जी? 12500। डन जी, क्लियर? हम 5 चल रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ हमारी जिंदगियों में। और 5/10 को सेल आ गई, 5/10 को सेल आ गई, तो सेल कर लेते हैं रेड कलर से। 5/10 को सेल आ गई, सेल कितनी आ गई? 500। तो सेल क्या आ गया ना, ऐसे 500 यूनिट लिख लें। ठीक है, कितने? मुझे 500 क्यों नजर आ गया ये? सेल 480 है जी, तो यहाँ पे 480 लिख लें, 480 लिख लें। क्यों मैंने 480 लिखा? क्योंकि हो सकता है कुछ ऊपर से जाएं, कुछ यहाँ परचेज में से जाएं, जो कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये 480 में से प्लीज 480 में से 200 पहले ये वाले बुजुर्ग जाएंगे, बाकी रिमेनिंग कहाँ से जाएंगे? 500 में से जाएंगे, इसलिए मैंने 480 को यहाँ पे लिखा ताकि सोचना आसान हो जाए। तो पहले नंबर पर ये जाएगा और दूसरे नंबर पर यहाँ से जाएंगे। ठीक है जी, इनको भेजते हैं जनाब। तो 200, अल्लाह हाफिज, जा रहे हैं तो माइनस करूंगा। 222 वाले, आंसर क्या आया? 4400। सो 4400 को माइनस कर दिया। फिर रिमेनिंग कितना रह गए? 280 रह गए, तो 280 भी जा रहे हैं जी। किस रेट वाले? अब वो 25 वाले रेट से जाएंगे। आंसर कितना आया? 7000। सो 7000 चले गई है हमारी। हाँ जी बच्चों, कोई परेशानी? ठीक है जी, अब बैलेंस ना कर लें, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हिसाब किताब क्या बच गया हमारे पास। बैलेंस जी, 500 में से 280 निकालते हैं, रिमेनिंग कितने बच गए? 220। 25 वाले, आंसर मैं कर लूं, 220 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज 5500। इसलिए मेरे पास अपना कैलकुलेटर रखा हुआ है।
ठीक है, ताकि मैं ही अनन फनन कैलकुलेट कर लूँ। बच्चे समटाइम मोराक्किब में चले जाते हैं। डन जी, आगे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ तो कोई मसला। अच्छा, मैं ना इसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सेंड कर दूंगा, आप लोग सिर्फ समझें। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सेंड कर दूंगा, आप लोग घर बैठकर तसल्ली से इसको सॉल्व कीजिएगा। अभी सिर्फ समझें, मुझे कैलकुलेशन करवाएं, मेरे साथ साथ चलें। अभी फोकस होना चाहिए कि आप मुझे सवाल हल करवाएं, आपको सवाल आ जाएगा। नोटिंग तो होती रहेगी, आप अगर नोटिंग करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है जी, हाँ क्लियर। ये मैं सेंड कर दूंगा आपको इंशाल्लाह पिक्चर। ठीक है जी, अब सिर्फ मुझे हल करवाएं, आपने सारे सवाल मुझे हल करवाने हैं। इससे आप तसल्ली से बैठे रहे, मुझे हल करवाएं, मैं इंशाल्लाह काम करता हूँ। ठीक है जी, आप वेले बैठे रहें। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, 9-10 को परचेज की, परचेज कितने की, 100 यूनिट 28 के हिसाब से, 9-10। ठीक है जी, आ जाए ज़रा, यहाँ पर आ जाएगा 9-10 और परचेज की कितने थे यूनिट, 100 थे 28 के हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 28 के हिसाब से 2800। यहाँ तक कोई मसला। जब तक अगली परचेज नहीं आती कोई टेंशन ना ले, लिखते रहें परचेज को। देखते हैं इसके बाद हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ। ओ, परचेज रिटर्न आ गई, लेकिन परचेज रिटर्न अच्छी बात है, अच्छा बच्चा है, उसने बता दिया जो 2 अक्टूबर को चीज़ें खरीदी हैं। अब चलते हैं 2 अक्टूबर को कहाँ, ये 2 अक्टूबर का है, ये 2 अक्टूबर ये है ना, ये 2 अक्टूबर है, यानी कि 2 अक्टूबर को हमने 25 वाली चीज़ें खरीदी थी। अगर 25 वाली चीज़ें खरीदी थी तो 25 वाली चीज़ें वापस जाएंगी। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, मुश्किल बात। अब आगे सुने, अगर ये 2 अक्टूबर ना लिखा होता तो फिर हमारी जिंदगियों में कौन कौन सी परचेजेस थी, एक 28 वाली भी थी और एक 25 वाली भी थी, और 22 वाला तो खैर ओपनिंग है, 2 थी, 28 और 25। अब बताएं 28 और 25 में से किसको लेता, 28 और 25 में से किसको लेता, हम हमेशा लेते लेटेस्ट वाली, फिर मैं 28 लेता। लॉजिकल बात है ना। देखो क्यों, देखो अगर ये 25 वाली वापस करनी होती जो कि 2 तारीख को खरीदी थी, तो वापस करिए 3 को वापस हो कर चुका, उसको क्या हो गया। अच्छा, क्या कह रहे थे मैं, हाँ अगर ये अगर मगर के बाद बात ही नहीं करने दे रहा मुझे तो। अच्छा जी, अगर मुझे ये 2 अक्टूबर ना लिखा होता तो बच्चों 25 वाली क्यों लेता, लेनी नहीं थी, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को चीजें खरीदी, हमें पता चल गया यार सही नहीं है, तो 3 को वापस कर चुका होता, नहीं तो 4 को 5 को 6 को 7 को 9 को तो मैंने और नई चीजें खरीदी हैं। तो अगर इसको बेचना वापस करना था तो कब का वापस कर चुका होता है। इसका मतलब ये है जो 10 अक्टूबर को चीजें वापस की, हो सकता है जो 9 को खरीदी हो वो 10 को वापस करनी पड़ गई हैं। तो फिर ऑब्वियस बात है, अगर ये 2 अक्टूबर ना लिखा होता तो फिर 28 लेता, मैं लेटेस्ट वाली लेता। बात समझ, लॉजिकली बात है ना, जो भी कल रात खरीद के आए वही वापस करूंगा ना, ये जो हफ्ते पहले खरीदी होंगी वो वापस करूंगा, क्योंकि डेट लिखी हुई है, तो फिर मैं क्या करूंगा, डेट को फॉलो करूंगा। और अगर डेट ना लिखी होती तो फिर 28 लेता, फिलहाल अभी 25 ले लूंगा। ठीक है, कितनी जी, 10 अक्टूबर है जी, और 22 यूनिट की परचेज रिटर्न आई है। परचेज से चीजें आती हैं तो ऐड होगा, परचेज रिटर्न से चीजें हमारे पास आएंगी या जाएंगी, हाँ जाएंगी। तो परचेज रिटर्न जा रही हैं, तो इसको जरा रेड वाले से लिख लेते हैं, परचेज रिटर्न। कितनी परचेज रिटर्न हुई है, 20 यूनिट की। तो 20 यूनिट हमसे चले गए किस रेट वाले, 25 वाले जी। आंसर कितना आ गया, 500, ये 500 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इसके बाद देखें क्या हुआ है, इसके बाद सेल्स हो गई, इसके बाद सेल हो गई है। अच्छा, ज़रा बैलेंस कर लें, अगर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में तो चीज़ें ग्रिप में ना, मुझे पता है 20, अब ये 220 नहीं नज़र आ रहे, अब ये 200 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो खैर आप इतना शायद ना सोच पाएँ, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं बैलेंस ना भी करूँ, मैं डायरेक्ट इसके नीचे इशू कर सकता हूँ, फिर यहाँ से 220 नहीं, फिर 200 को माइनस करूँगा मैं, तो खैर गड़बड़ हो जाएगी, तो हम सीधे सीधे कर लेते हैं। 220, ये 25 ये 25 और 25 है, इन दोनों को नेट करेंगे हम। 220 में से 20 माइनस करें तो 200 बच गए, 25 वाले। आंसर क्या आया, 5000,
और ये 100 जो हैं ये 28 वाले सारे के सारे जिंदा हैं अभी, ये 2800 हमारे पास पड़े हुए, यहाँ तक कोई मसला। आगे देखें क्या हुआ हमारी ज़िंदगी में। सेल हो गई, 15 अक्टूबर को सेल कर दी हमने 230 यूनिट, तो ठीक है 230 यूनिट को भेजते हैं हम। 15 अक्टूबर है जी, 15 अक्टूबर है जी, हमने कर दी सेल कितने यूनिट, 230। अब 230 यहाँ से लिख दिया, तो 230 में से 200 ये वाले जाएंगे, तो यहाँ से 200 यहाँ से चले गए, ये 200 चले गए 25 वाले, फिर 30 यहाँ से जाएंगे 100 में से, 30 चले गए 100 में से, तो 5000 माइनस हो गया और यहाँ से 3000 माइनस हो गया। ओ ये 100 क्यों लिख दिया मैंने, फिर मेरे माइंड में क्या चल रहा है फिर, 28, 30 इंटू 28 करें 840 आता है, कितना आ गया 840। यहाँ तक कोई मसला बच्चों, बैलेंस कर ले, बाकी इंशाल्लाह ताला कल सॉल्व करते हैं जी। इससे आगे कल इसके आगे थोड़ी चीज़ें मुश्किल हैं। हाँ 70 रह गया, 28 वाले आंसर 1960, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम यहाँ तक हो गया। कल इंशाल्लाह ताला इसको इससे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और एफ को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज जो काम दिया वो बहुत आसान होमवर्क है, कल होमवर्क टफ हो जाएगा, कल हम मेन सवालों पर आ जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम पास पेपर पर छलांग लगा देंगे। अल्लाह हाफिज़।